मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो इन लाइनों से स्टार्ट करने के पीछे रीज़न है हमारे स्पेशल गेस्ट सुयश यादव जी। सुयश जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। सुयश जी केवी का 2 बार एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं और उसके बाद उन्होंने 2 बार पीसीएस का एग्ज़ाम भी क्लियर किया है। केवी के एग्ज़ाम को उन्होंने 2017 में नॉर्थ ईस्ट का एग्ज़ाम क्लियर किया था, उसके बाद 2019 में उन्होंने ऑल इंडिया वाला जो एग्ज़ाम था वो क्लियर किया। और इसी केवी में रहते एज ए टीचर रहते हुए उन्होंने अपना प्रिपरेशन किया यूपी पीसीएस का, और फिर यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम भी क्लियर किया। 2016 का एक एग्ज़ाम उन्होंने क्लियर किया और फिर बाद में उसके नेक्स्ट एग्ज़ाम जो था वो भी उन्होंने क्लियर किया। यूपी पीसीएस के लिए ये कहूँगा कि ये इंडिया का सबसे हार्डेस्ट सेकेंड एग्ज़ाम है यूपीएससी के बाद। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि आखिर उन्होंने अपनी प्रिपरेशन को केवीएस के साथ, जो फर्स्ट उन्होंने एज ए केवीएस एस्पिरेंट से स्टार्ट करके केवीएस में टीचर बने और केवीएस टीचर से पीसीएस अधिकारी बनने तक का जो उनका सफ़र है वो एक बहुत ही मोटिवेशनल सफ़र है आपके लिए। आज उनसे बात करने का मेन रीज़न यही था कि हम आखिर आपको बता सकेंगे लास्ट का जो 1 वीक है इसमें जो प्रेशर या इसमें जो टेंशन क्रिएट होती है इसको कैसे हैंडल किया जाए। कोशिश तो उनके साथ वीडियो करने की थी, बट उनका बिजी शेड्यूल होने की वजह से वो अपना ऑडियो मैसेज ही भेज पाए हमारे पास आप सबके लिए। तो देर ना करते हुए चलिए उनका ऑडियो मैसेज सुनते हैं पहले। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम सुयश यादव है और आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही कॉमन से टॉपिक को लेके अपने व्यूज़ प्रेजेंट करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, अब एग्ज़ाम में मुश्किल से 10 से 15 दिन बचे हैं। ऑलमोस्ट एग्ज़ाम का जो रिवर्स फेज़ है वो चालू हो चुका है, रिवर्स काउंटडाउन। और ऐसे समय में हम सबके बीच एक ख्याल आता है कि हम अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखें। हम लोगों को डिमोटिवेशन सा फील होता है, ऐसा लगता है कि अब एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी और हम लोग बीच में ही हार मान जाते हैं, जो कि एक बहुत ही कॉमन फिनोमेना है हर एक एस्पिरेंट्स के लिए। इसमें ज़्यादा दूर नहीं, मैं अपनी खुद की जर्नी बता सकता हूँ। वर्तमान में मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित पीसीएस जो परीक्षा होती है उसका 2016 बैच का सफल अभ्यर्थी हूँ और वर्तमान में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर ऑडिट फाइनेंस डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। इससे पहले मैंने केवीएस में एज अ पीजीटी इकोनॉमिक्स काम किया है और उससे पहले भी मेरे द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाई गई है। और इन सब परीक्षाओं के सम्मिलित रूप में मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि जितने भी परीक्षाओं में मैं सफल हुआ हूँ या जितनी भी मैंने गवर्नमेंट जॉब स्विच करी हैं, सभी परीक्षाओं के एग्ज़ाम से पहले एक बात कॉमन थी कि मुझे लगता था कि मेरा इस एग्ज़ाम में नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी कंप्लीट ही नहीं होता। हमें ऐसा हमेशा लगेगा कि कुछ ना कुछ छूट गया है और हम ऐसी कंडीशंस में अपने जो लास्ट टाइम में आपको एफर्ट्स देने चाहिए उसको हम छोड़ के डीमोटिवेटेड हो के और एक अपने साथ एक ऐसा नुकसान कर लेते हैं जिसकी भरपाई हम शायद आने वाले एग्ज़ामों में भी ना कर पाएँ, क्योंकि हर समय परिस्थिति एक जैसी नहीं रहती। तो मेरा आप सबसे बस इतना कहना है कि आपकी जितनी भी प्रिपरेशन है, जैसी भी प्रिपरेशन है, उस प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, डीमोटिवेट बिल्कुल मत होइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, बेसिक बुक की स्टडीज़ और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। एग्ज़ाम के प्रोसेस में कोई भी कभी भी पूरी तैयारी नहीं कर पाता। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि कुछ न कुछ छूट गया है, कुछ ये टॉपिक कर लेता, उस टॉपिक से नहीं पढ़ा। कभी भी कोई भी किसी की भी प्रिपरेशन पूरी नहीं हो पाती। इवन आप यूपीएससी फर्स्ट रैंकर को भी पूछ लीजिए, वो भी ये बोलेगा कि मुझे भी नहीं पता था कि मेरी प्रिपरेशन कब पूरी हो गई। तो आप सब लोग बिल्कुल मत सोचिए ऐसा कि अब एग्ज़ाम का लास्ट फेज़ है, सिलेबस बहुत बाकी रह गया है, हाउ टू कंप्लीट इट, हाउ टू हैंडल द एग्ज़ाम प्रेशर एंड ऑल। These all are the secondary things. You have to just work upon your basics. That's it. और इससे ज़्यादा होगा भी क्या।
ज़्यादा से ज़्यादा आपका सिलेक्शन नहीं होगा, पर जो नॉलेज है वो मैटर करेगी। इवन आपने अच्छे से मेहनत करी 20 दिन 25 दिन 1 महीना और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया बाय चांस, बट उससे आपको कुछ ड्रॉबैक नहीं हुआ। आपका एक ऐसा पिलर मजबूत हो गया, आपका नॉलेज बेस इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि यू विल बी एबल टू एस इन नेक्स्ट एग्ज़ाम्स, जो आने वाले एग्ज़ाम्स होंगे उसमें आप बहुत ही अच्छी रैंक से सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती है, ये सब हम सब जानते हैं, दिस इज़ अ वेरी बेसिक थिंग। तो लगते रहिए, और पढ़ाई कभी पूरी भी नहीं होती है। आप कितने भी ज्ञानी बन जाइएगा, आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि कुछ न कुछ छूट गया। तो यही हर एक एग्ज़ाम का बेसिक फिनोमेना है। आप तैयारी करते रहिए और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छी रैंक के साथ अपने आगामी सभी परीक्षाओं में चयनित होंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। मैं आज आप सबके सामने अपनी स्ट्रेटजी और अपने प्रिपरेशन मॉड्यूल जो मैंने फॉलो किया KVS के एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, उसको आप सबके साथ शेयर करने एज वेल एज डिस्कस करने के लिए आया हूँ, और जिसके लिए मैं रितु मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी दी और मुझे मौका दिया कि मैं अपने व्यूज़ को आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। तो इकोनॉमिक्स के बारे में जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, स्पेशली KVS के एग्ज़ाम के बारे में, वो ये है कि KVS में PGT इकोनॉमिक्स के तौर पे जो मैंने 1.5 वर्ष के काम के दौरान जो रियलाइज़ किया कि KVS का एक स्टैंडर्ड है, एक पैटर्न है, और अगर आप उस पैटर्न के साथ तैयारी करते हैं तो मुझे लगता है आप एक ही अटेम्प्ट में आप KVS का एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, वेदर इट इज़ PGT, TGT और PRT, आप क्लियर कर लेंगे। बिकॉज KVS में जैसे इकोनॉमिक्स की मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जोर आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे होता है। जैसे आपके इकोनॉमिक्स के बारे में कितने कंसेप्ट्स क्लियर हैं, आप इकोनॉमिक कंसेप्ट्स पे अपनी क्या कमांड रखते हैं, आप उन कंसेप्ट्स को कंटेम्पररी इश्यूज़ के साथ कैसे रिलेट कर पाते हैं, ये KVS में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये आपका आएगा कैसे? ये आप सबको मिलेगा जब आप 11th-12th की NCERTs को अपना बेस बनाएंगे, स्पेशली मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स को, और उन बुक्स के बेसिस पे आप अपनी तैयारी को स्टार्ट ऑन करेंगे। तो KVS में जो मेन फोकस होता है वो कंसेप्ट पे होता है, और उन कंसेप्ट्स के बेसिस पे आप कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ को समझने की कोशिश करिए। उन्हीं 11th-12th के जो कंसेप्ट दिए हैं उन्हीं को ब्रॉडर लेवल पे पढ़ने के लिए आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स का सहारा ले सकते हैं, बट डोंट गो इनटू अ डीप स्पाइरल वेब ऑफ ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन बुक्स, बिकॉज वो आपको एक ऐसे डायरेक्शन में ले जाएंगी जिसका KVS की एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है। बिकॉज KVS में जो मैंने अपने 2 बार के एग्ज़ाम में दोनों बार मैंने क्लियर किया, और मैंने जो रियलाइज़ किया वो ये था कि इनका एक पर्टिकुलर सिलेबस है और उसी सिलेबस के इर्द गिर्द इनका पूरा स्टैंडर्ड, उनका पूरा पेपर घूमता है। यू डोंट हैव टू डिग टू मच, ओके, इन KVS, स्पेशली व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, just focus on the NCERTs, that's it. It will fetch you a very good marks. Otherwise आप खो जाएंगे, आपको पता भी नहीं होगा कि एग्ज़ाम में क्या आता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अभी जैसे श्रीलंका का जो केस है, वहाँ इकोनॉमिक स्लो डाउन है और एक डेब्ट ट्रैप में फंसा हुआ है वो कंट्री। तो जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे देन यू विल बी एबल टू रियलाइज़ कि ओके, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, आपके एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स का मिस बैलेंस क्या होता है, एंड दैट हैज़, अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो उसको कैसे दूर किया जाता है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपकी इसमें हेल्प करते हैं, डेब्ट ट्रैप से कैसे बाहर आया जाता है, ये सब आपको NCERTs में मिल जाएगा। और अब आप NCERTs के इन्हीं कंसेप्ट्स को जब आप करंट लेवल पे कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ के साथ रिलेट करेंगे तो आपका जो इकोनॉमिक पर्सपेक्ट है, जो आपका व्यू है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और आप कोई भी एग्ज़ाम को, किसी भी क्वेश्चंस को ईजीली डेल्ट कर पाएंगे। उसके लिए आपको ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, बिकॉज इनपुट आउटपुट का रेशो जैसे अपना प्रोडक्शन फंक्शन में रहता है वैसे ही तैयारी में होता है। आप क्या पढ़ रहे हैं वो आपके सही में काम का है या नहीं है,
दैट इज़ द मेन थिंग। आप वही पढ़िए जो एग्ज़ाम की डिमांड है। एग्ज़ाम की डिमांड है एनसीईआरटी पे पूरा फोकस, और इन्हीं के फोकस के बेसिस पे आप अपनी आगे की तैयारी करिए। आप वही टॉपिक्स को ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन बुक्स से पढ़िए जो एनसीईआरटीज़ में हैं। जैसे इंटरनेशनल ट्रेड का टॉपिक है, अगर वो आपके 11th-12th एनसीईआरटी में दिया है, तो अगर आपने एनसीईआरटी का पढ़ लिया है और आपको लगता है उस पर आपको थोड़ी और कमांड की ज़रूरत है, तो आप फर्दर बुक्स का सहारा लें। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आप सभी टॉपिक पढ़ने लगेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन के, ग्रेजुएशन के, तो आप मुझे लगता है आप आउटपुट ज़्यादा दे देंगे, आप इनपुट ज़्यादा दे देंगे, आउटपुट आपका निकलेगा ही नहीं। तो ये गलती मत करिएगा। वही पढ़िए जो एग्ज़ाम की डिमांड है, कम पढ़िए पर काम का पढ़िए, दैट इज़ द मेन थिंग। और दूसरी बात ये कि अब जैसे केवीएस का पैटर्न चेंज हुआ है, इसमें अब इंटरव्यू का काफ़ी रोल हो गया है। तो जब आप इंटरव्यू देंगे, आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, तो वही कंसेप्ट आपको अच्छे मार्क्स फेच कराएंगे इंटरव्यू में। अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, आपने रट के या कैसे भी ऑब्जेक्टिव पेपर्स में आपने मार्क्स ले आए, बट आपका कंसेप्ट पे डिमांड नहीं है, आपके थॉट्स प्रोसेस डेवलप नहीं हुआ है इकोनॉमिक्स में, आपके व्यूज़ डेवलप नहीं हुए हैं इकोनॉमिक इश्यूज़ में, तो आपको इंटरव्यू में उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, जो कि केवीएस में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। समवन इज़ गेटिंग 57 मार्क्स आउट ऑफ 60 एंड समवन इज़ गेटिंग 20 और 22 मार्क्स। तो आपको इतना डिफरेंस रहेगा तो आप पहले ही बाहर हो जाएंगे कोई भी एग्ज़ाम प्रोसेस से। तो एग्ज़ाम की डिमांड समझिए, आपके पास 20 दिन है हार्डली, तो इन 20 दिनों में क्या करना है, एनसीईआरटी को बेस बनाइए, उन्हीं एनसीईआरटी के सिलेबस को बार बार पढ़िए, उन्हीं एनसीईआरटीज़ को बार बार पढ़िए, कंसेप्ट को समझिए, उनको करंट इश्यूज से रिलेट करिए, एंड देन आप अपनी तैयारी आगे बढ़ाइए। और आई विश कि यू विल बी एबल टू क्लियर द एग्ज़ाम with flying colors. That's it from my side. If you need any kind of help, further help, you can comment on the video, और मैं वहाँ पे आपके क्वेरीज़ को पूरा करने के लिए, आपके कोई भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए मैं वहाँ हूँ। थैंक यू वेरी मच। आई होप सुयश जी का मैसेज आपको मोटिवेट करेगा और आपके काम आएगा। और मैं थैंक्स कहना चाहूँगा सुयश जी को कि उन्होंने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के आप लोगों के लिए मैसेज भेजा। तो ऑलरेडी हम अपने चैनल पे अब आगे जो आपके मॉक टेस्ट हैं वो अपलोड कर चुके हैं, और आज भी हमारे और भी आगे मॉक टेस्ट कंटिन्यू चलते रहेंगे एग्ज़ाम के एंड तक। तो बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।